ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, सॉरी ये पिछले टॉपिक का लिखा हुआ था। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन क्या है और इनका काम क्या है, ये होते क्या हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ी थी, ये हम डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन विच मैनेज स्मूथ एंड रेगुलेट ग्लोबल मार्केट प्लेस, जहां ग्लोबली चीजें हो रही होती हैं, ग्लोबल जो मार्केट हैं उनको ये मैनेज रेगुलेट करते थे। प्रमोट एंड एस्टैब्लिश ग्लोबल बिजनेस सिस्टम, प्रमोट इन्होंने किया, एस्टैब्लिश किया ग्लोबल बिजनेस सिस्टम को। आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होनी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन क्या थे। मार्केट प्लेस, जो ग्लोबल मार्केट प्लेस थी उसको मैनेज करना, रेगुलेट करना और स्मूथली रन करवाना और एस्टेब्लिश करना बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो ग्लोबली तौर पर काम करे उसको काम करना, इन्हीं सही बनाना, उनको ठीक करना, ये सब कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ने रोल प्ले किया है। ये उसकी डेफिनेशन है। अच्छा, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हम अब आगे तफसीलन पढ़ लेते हैं। गैट, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन एंड G20। हम डिस्कस करते हैं पहले जी गैट क्या था। 1947 में एक उरुग्वे था जिसने ये देखा कि जो है ना इंटरनेशनली ग्लोबली ट्रेड नहीं हो रही, जिस वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं, चीजें आनी जानी चाहिए। तो इसने एक काम किया, टू प्रमोट फ्री ट्रेड ओनली फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। याद रखना ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, गैट एंड WTO। टू प्रमोट फ्री ट्रेड ओनली फॉर इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए गैट इंट्रोड्यूस कराया हुआ था। किसने? उरुग्वे ने स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। अच्छा, जेनेवा के अंदर ये मेरे ख्याल में इसने सारे असूल बनाए थे, वहां का था उरुग्वे। WTO 1995 में नॉट ओनली फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, याद रखें इसने भी क्या काम किया, टू प्रमोट फ्री ट्रेड बट नॉट ओनली फॉर इंटरनेशनल प्रोडक्ट बट एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। इसमें WTO ने फ्री ट्रेड की, किसकी? प्रोडक्ट की नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की नहीं, साथ ही एग्रीकल्चर और सर्विस की भी करवाई। अच्छा, समझ आ गया उन्हें। वर्ल्ड बैंक का यार जो काम होता है ना, ये पॉवर्टी को खत्म करता है, लोन देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इस तरह। अच्छा, मजे की बात ये, वर्ल्ड बैंक, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक कभी भी पैसे नहीं देता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करता है। आपका हेल्थ कोई इदारा बना देगा, हॉस्पिटल बना देगा, रोड बना देगा, एजुकेशन के लिए स्कूल बना देगा, यूनिवर्सिटीज बना देगा, कॉलेजेस बना देगा। ये वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो काम करता है, लोन देता है, लेकिन वो कहता है बाबा मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आपने रोड बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, जो बनवाना है वो बनाऊंगा, बट ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई चीज बना देगा। अच्छा, IMF, ये तो आपको पता है क्या देता है, डॉलर, पैसा। अच्छा, अब ये भी काफी शर्तें लिखने लग गए कि इस तरह करो, इस तरह करो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबल करता है किसी भी मुल्क को जो ग्लोबलाइजेशन के तौर से, ग्लोबलाइजेशन से नीचे आ रहा होता है, ग्लोबलाइज अपनी प्रोडक्ट नहीं कर रहा होता, यानी उसके अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होते हैं, उनको ऊपर थोड़ा स्टेबल करने के लिए ये थोड़ी सी डोज देता है हमें। यानी जो बंदा बीमार हो, इंजेक्शन लगे, वो फिर कोई 1 साल चल जाता है, चल जाए कोई 2 महीने 3 महीने, यानी कि आगे चल जाए, फिर वो डोज मांगता है। तो इस तरह ये स्टेबल करने की कोशिश करता है कि ये स्टेबल होगा तो अपने आप को स्टेबल करेगा, और इसके जो है ना हम भी इससे फिर फायदा ले सकते हैं, उनको भी एक फायदा होता है। ऑर्डर इन इन्वेस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये मॉनेटरी सिस्टम जो होता है ना, करेंसी सिस्टम जो होता है, उसके अंदर अरेंजमेंट, ऑर्डर, अरेंजमेंट, मॉनेटरी, करेंसी, याद रखिएगा करेंसी। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस, ये बहुत अच्छा इदारा है वैसे, मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ये काम कोई नहीं करता। कश्मीर को देख लें, चलें छोड़ते हैं इस बात को, ये ना हो कि मुझे भी पकड़ के डाल दें किसी जगह पे। यूनाइटेड नेशन 51 कंट्रीज हैं इसके अंदर, इनका काम क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर पीस। इसका काम जो है ह्यूमन बीइंग, वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन, उनके दरमियान अच्छा ताल्लुकात पैदा करना, फ्रेंडली रिलेशनशिप पैदा करना, नेशंस के अंदर उनको सिक्योर करना, सिक्योरिटी देना, ये यूनाइटेड नेशंस का काम है। इसमें 51 कंट्रीज हैं, याद रखना कितने कंट्रीज हैं? 51।
आगे जो है लास्ट G20 जनाब यूरोप के 19 कंट्री ने मिलकर बनाया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, पैसा दे के उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। ये बात ऐसे याद रखें कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज ही नहीं होंगे तो ये कहां से खाएंगे, ये किसके ऊपर हुकूमत करेंगे, किसी पे नहीं। जब याद रखिएगा जिन पे हुकूमत करनी है वो रहेंगे नहीं तो ये कैसे अपने आप को बादशाह कहलवाएंगे, ये कैसे अपने आप को कहेंगे हम रिच हैं, वो तो फिर बराबर एक दूसरे के टक्कर में आ जाएंगे। तो जनाब इनको भी एक रेपुटेशन चाहिए और ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलपिंग कंट्रीज को निकालते हैं, फिर इन्हीं से ही खाते हैं, इन्हीं से ये अमीर हैं, सीधी सी बात। ठीक है जी, इजाजत दीजिए बिलाल चांद को। अगर ये वीडियो समझ आई है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।